जी। अरे उस तो सीटवे यही इसलिए बना है, ओम प्रकाश से लेकर कविता सिंह, मैंने कुर्बानी लेता रहा। कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को पसंद है कुर्बानी जी। कहीं ना कहीं औरंगाबाद वो सीट है जिसपे कांग्रेस भी दावा कर रही थी। जी। तो ये महागठबंधन के समीकरण को भी बिगाड़ते हैं। जी। क्या जो थे 16 सीटें लेने की, दूगो दे दिए कुपेंद्र कुशवाहा को। जी। भाई बेचारे का मन दुखा रहे हैं, और भाई भाई कहवे करते हैं, भाई भी कहते हैं, मनु दुखाते हैं कि जदयू में कुशवाहा नेताओं के लिए कुछ बचा नहीं। तो आपको खिसकी लेने में फायदा है। जदयू कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह हो जा रही है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका पंचनामा में स्वागत करते हैं। आज नमन जी के साथ बैठने का मौका मिला है तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई विशेष बात है। और लंबे समय के बाद नमन जी दिल्ली से लंबी छुट्टी कह लीजिए इसको, हम तो छुट्टी ही कहेंगे क्योंकि पंचनामा भी नहीं हो रहा था रेगुलर, तो आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें ले करके भी आए हैं। दिल्ली में क्या हो रहा था, राजनीतिक दल की स्थितियाँ क्या हैं, चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, सीट शेयरिंग का समझौता होने के बाद भी पेंच कहाँ फंसा हुआ है कि जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के सीट शेयरिंग के समझौते के बाद जब उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा है तो भगदड़ की स्थिति क्यों है। खास करके जिसको कहा यह जा रहा है कि कन्फर्म है कि 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, उनके तरफ से लोग भाग के क्यों जा रहे हैं, जबकि अभी उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। इसके मायने आप समझ सकते हैं। बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। 2014 और 2019 से बिल्कुल ये अलग चुनाव होगा, दावे चाहे जो भी कर लें, लेकिन जिस तरह से एनडीए से भगदड़ हो रही है महागठबंधन की तरफ, उसे देख करके कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। दिल्ली में क्या हलचल चल रही है, बिहार का हलचल तो आपको हमने बताया, लेकिन बिहार को लेकर के दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है हम नमन जी से जानेंगे। नमन जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एनडीए की तरफ से लोग भाग करके जा रहे हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है जबकि 40 सीट जीतने का दावा हो रहा है? देखिए, ये एडिशनल दबाव सभी पार्टियों पर पड़ गया है जी कि वो 40 सीटें कंट्रीब्यूट करें वापस, जैसे 40 सीटें मिली हैं वैसे ही कंट्रीब्यूट करें जी। अगर हम देखें प्रथम दृष्टया तो चिराग पासवान पर इस बात का दबाव है कि जो 5 सीटें मिली हैं उनको जिता कर भेजें। और मैं देख रहा हूँ लगातार वो जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, सीटों को लेकर मंथन जारी है और देरी हो रही है। समस्तीपुर से महादलित दिलाएंगे, खगड़िया से कुशवाहा यादव के बीच फंसा हुआ पेच, वैशाली से राजपूत कौन होगा, कई राजपूत हैं, भूमिहार भी एक दावेदार हैं। फिर उसी तरीके से आप हाजीपुर की सीट है, वहाँ से कल से उनका कैंपेन शुरू होने वाला है। जमुई को लेकर भी कंफर्म है कि उनके जीजा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वर्सेटिलिटी वो भी चाहते हैं और विनेबिलिटी वो भी एक बड़ा फैक्टर देख रहे हैं जी। इसी तरीके से आप जदयू की सीटों को देखिए। जदयू की सीटें, जदयू सबसे कमजोर पार्टी इस पूरे गठबंधन में एनडीए की तरफ दिखाई जा रही है, जबकि सीटें उसके पास, हम मीडिया पर सबसे दिखाया जा रहा है कि सबसे कमजोर पार्टी है। क्यों कमजोर पार्टी है? क्योंकि उसके पास उतने विनेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं जी। और अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो किसी को बुरा लगे तो मैं यही कहूंगा कि फिर बोरो खिलाड़ी की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, कई खिलाड़ियों का पत्ता काटना क्यों पड़ा। ठीक है, निश्चित तौर पर एसेट लायबिलिटी का नियम है यहाँ जी। जदयू आई तो लायबिलिटी के तौर पे थी, लेकिन जदयू के 2 धुरंधर संजय झा और अशोक चौधरी अब उस मोड में लग गए हैं कि इस पार्टी को एसेट बना देना है जी। जो 16 सीटें मिली हैं, 17 में से 1 सीट काट दी गई, उन सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट ये चाहते हैं और इसी के लिए दे आर पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स जी जी। ये कर दो, वो कर दो, इसको मिला दो, उसको हटा दो, ये जोड़ दो, वो घटा दो, लगातार हो रहा है जी। हर तरीके के चुनावी हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। और इसी कड़ी में आज उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष को भी शामिल करा लिया गया। रमेश कुशवाहा को ले आया गया, उनकी पत्नी भी थी विजय लक्ष्मी। इसी कड़ी में लवली आनंद जदयू आई जी। इसी कड़ी में कई लोगों का टिकट कटा जी। तो निश्चित तौर पर और अपने लोगों का टिकट काट के मतलब अपने ही लोगों को भी कई जगहों पर दिया गया, वो भी हुआ जी। तो ये साबित करता है कि जदयू कितनी कमिटेड है अपने सांसदों को वापस जिताकर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने को लेकर, मतलब जो 400 जो सीटें टारगेट है उसको कंट्रीब्यूट करने। तो जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में अब ये साफ लग रहा है कि नॉमिनेशन से पहले कई लोग भाग रहे हैं, जिनमें से एक हमारे पास लिस्ट जो है, उन लिस्ट के अनुसार जदयू ही नहीं, अभी वेट करना होगा जी। भाजपा के भी कई ऐसे नेता हैं जो बस इंतजार में ही हैं, किसी जैसे ही क्लियर हो जाए, नाम जैसे आ जाए। पिछली बार ही आपको याद होगा कि कई लोगों का टिकट कटा था जी, वो सब अलग अलग संभावनाएं तलाशे जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आप देखिए कि पशुपति पारस इंतजार में बैठे हुए जी जी। हो सकता है कुछ लोग उनको अप्रोच करें, जैसे पिछली बार चिराग पासवान को अप्रोच किया था, बिल्कुल बिल्कुल, अन्य पार्टियों को अप्रोच किया था,
अगर पशुपति पास के पास जाते हैं तो वापसी का भी रास्ता थोड़ा बचा रहेगा। अगर आए थे एनडीए से महागठबंधन में, तब तो संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कड़ी में आप जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी जो एक सीट उनको मिली है काराकाट की सीट, वो तो वो लड़ रहे हैं जी, लेकिन नाराज तो कई लोग उनके पार्टी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिकटार्थी वैद्यनाथ मेहता थे, उनके टिकटार्थी माधव आनंद थे जी, उनके टिकटार्थी प्रदेश अध्यक्ष थे जी, कुछ तो टूटे ना। बिल्कुल बिल्कुल। मांझी जी एकमात्र पार्टी है जिनका अभी तक कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति सामने नहीं आया जो पार्टी में टूट या इधर उधर हो सके। तो उस आधार पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज इधर से उधर होते नजर आ रहे हैं और उनकी वजह से चुनाव के रिजल्ट पर असर भी होता दिख रहा है। खास करके 2019 के चुनाव के बाद से अगर बात करें हम, तो कई नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिन नामों में ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक बड़ा एसेट हो सकते थे अपने गठबंधन के लिए। पहले नंबर पे अली अशरफ फातमी है जी। अली अशरफ फातमी 2019 में जब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। हिस्ट्री रहा है बाबा, हिस्ट्री रहा है। इधर से उधर जाते रहे हैं, जब राजद से इधर आए थे उसी उम्मीद में कि भाई टिकट कटा है तो इधर टिकट मिलेगा, और शायद 4 बार के सांसद भी रहे हैं। हाँ, और मंत्री भी रहा है। तो अब एज फैक्टर भी इनके साथ है। जदयू में थे तो इनका और संजय झा का याद है आपको, एक ही सीट पर दोनों का फंस गया था पेंच। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एक समस्या तो बन रही थी जी। लेकिन इसको डिफ्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं अली अशरफ फातमी, मतलब कहीं ना कहीं सीट तो भाजपा की है ना, बिल्कुल, तो उसको लेना संभव नहीं हो पाया, इसीलिए संजय झा को भेजा गया राज्यसभा और अली अशरफ फातमी चले गए, मैंने अब स्थिति बदल गई, ऐसी जगह चले गए जहां से संभावनाएं इनकी समाप्त हो गई जी। अब क्या हुआ, अब ये अगर संभावनाएं चाहते हैं तो इन्हें वापस पुराने घर आना पड़ेगा। और पुराने घर में राजद भी प्रत्याशी खोज रही है सब जगह जी। राजद इस चुनाव के लिए 100% तैयार नहीं नजर आ रही, और एक उम्मीदवार जो थे उनको तो भेज दिया गया एमएलसी बना करके। राजद 100% सिद्दीकी को चुनाव में 100% तैयार नहीं नजर आ रही थी इस चुनाव में। राजद प्रत्याशी लगातार खोजे जा रहे हैं जी। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो मतलब रैंडम चॉइसेस हैं, तो ये देखकर लगता है कि राजद के पास इस वक्त प्रत्याशियों की एक बड़ी कमी है जिसको पूरा एनडीए से ही किया जाएगा, और जिसमें से एक नाम अली अशरफ फातमी का है। देखिए, महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ आ जाते ही एक बड़ा जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो तो खिसक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुसलमान नेता बड़े रहे हैं, तो इनकी विनेबिलिटी भी पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। अब ये महागठबंधन में राजद में वापस अपने घर चले आते हैं तो इनको फायदा होता नजर आता है वह, और संभावनाएं भी शायद यही बन रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे नंबर पर है एक ऐसा नाम है जिस नाम को आप पहले से भी जानते हैं, और जदयू में अगर देखा जाए जब जब कुछ बड़ी बात हुई है या जदयू में कुछ विद्रोही बात हुई है तो अभय कुशवाहा का नाम आ गया है। या अभय कुशवाहा विधायक रहे हो तब, अभय कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष युवा के रहे हो तब, या फिर अभय कुशवाहा एक बड़ा फंक्शन कर देते हो आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर, तो हमेशा विवादों में रहे हैं। फिर मान करके पार्टी में वापस भी हुए हैं, माफ़ी भी मांगा उन्होंने, पोस्टर भी उतारे गए। अब उनकी स्थिति यह है कि अभय कुशवाहा इधर से अब उधर शिफ्ट हो गए हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दूसरा नाम भी वही है। बिल्कुल, कई बार इधर से उधर उनको भी होना पड़ा है। पार्टी तो नहीं छोड़े अभी तक कहीं इधर उधर, लेकिन आरसीपी सिंह के साथ, गुटबाजी का हिस्सा रहे, सिंह के साथ, कभी नीतीश के साथ, कभी इधर कभी उधर, और अंततः देखिए आरसीपी सिंह को छोड़कर सोचे होंगे कि रिवॉर्ड होंगे जी। जैसे उमेश कुशवाहा को उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल उनको भी एमएलसी मिल जाएगा जी, तो रिवॉर्ड तो इनको भी मिला नहीं जी। मुझे लगता है कि एक बार विधायक का चुनाव भी लड़े थे, जीते भी थे सर, क्या हाँ, एक बार विधायक, हाँ, एक बार के विधायक भी रहे, एक बार या जितना रहे हो रहे जी। तो उम्मीद तो हमेशा थी कि रिवॉर्ड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो कहा ही कि जदयू हाँ नेताओं की कब्रगाह हो जा रही है। अब एक उसमें से नाम इनका भी है, और ये हालांकि चुनाव तो इस बार बहुत कुशवाहा लड़ रहे हैं जी, लेकिन ये उन कुशवाहा में से जो कंसिडरेशन में अब नहीं थे। वक्त इन से पहले इनको समझ में आ गया और ये अपना रास्ता खुद ही बदल लिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है नमन जी, क्या एकमात्र रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी जितने भी कुशवाहा की कब्रगाह बनी है उनको भैरी करते हैं, उनके बराबर आते हैं? क्योंकि बहुत सारे कुशवाहा वहाँ से पहलवान आपके नहीं, दूसरे ही पहलवान की पहले बात कर ले हम। जो कुशवाहा की जो बात की, कब्रगाह की जो बात कर रहे हैं आप, उस कब्रगाह में पहले अभय कुशवाहा की बात कर रहे हैं। तो अभय कुशवाहा के निकलने के बाद, उससे पहले आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा निकल के गए, आपने देखा कि रामेश्वर महतो को कुछ मिला नहीं, इसके अलावा आपने अभी नाम लिया था कि उमेश कुशवाहा इंतजार करते रह गए एमएलसी का। मैंने इतने सारे कुशवाहा को डंप करने के बाद एक रमेश सिंह कुशवाहा को उधर तीसरे नंबर के जो हैं उनको लाया गया, तो इसका मायने क्या है? क्या वो सबके बराबरी कर लेंगे?
पत्नी के साथ हैं। नहीं, पहले तो अभय कुशवाहा के बारे में हमें बताना चाहिए कि वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं औरंगाबाद वो सीट है जिस पे कांग्रेस भी दावा कर रही थी जी। तो ये महागठबंधन के समीकरण को भी बिगाड़ते हैं जी। ये रैंडम चॉइस जो आरजेडी ने किया है, ये एक प्लेस्ड कैंडिडेट भी हो सकते हैं जैसा मुझे शक है जी। और कहीं ना कहीं अभय कुशवाहा बहुत बड़े चेहरे अपने आप में हो ना हो, लेकिन ये उस पैटर्न को फॉलो करा देते हैं जो पैटर्न मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ कि जदयू में कुशवाहा नेताओं के लिए कुछ बचा नहीं, तो आपको खिसक ही लेने में फायदा है और वही कहीं ना कहीं इसमें भी परिलक्षित होता है जी। तो अगला नाम आपने बोला रमेश कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के सिपह सलार थे जी। उनके सेनापति थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। कल ही हमें खबर मिल चुकी थी कि ये भाग रहे हैं जी। लेकिन हमें बताया गया था कि ये नहीं जाएंगे, इनकी पत्नी ज्वाइन करेंगी और दिस विल बी अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट जी। बट फिर हरिवंश राय बच्चन की कविता लिखकर उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दिया कि ये फ्रेंडली फाइट नहीं था, ये एक्ट ऑफ एनिमिटी था किसी तरह की भाषा में बोले तो जी। और इस आधार पर ये साबित हो जाता है और जो शब्द थे उनके कि और चाहिए और 10-20 को हम जब टिकट एक को दिए हो, प्रत्याशी हमसे 5 को चाहिए जी। मतलब अगर प्रत्याशी नहीं है, मैंने कहने का मतलब 5 रोटी खाएंगे दे दीजिए हमको, तो अगला कह के रोटी हो गया। अब 5 में से आप 2 खा कर कोई और खाएगा क्या? अरे भाई तो अगला भूखा दे दीजिए उन्हीं को। बिल्कुल। क्या जो थे 16 सीटें लेने की 2 को दे दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को। भाई बेचारे का मन दुखा रहे हैं और भाई भाई कहवे करते हैं, भाई भी कहते हैं, मनो दुखाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर और भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा सब मान गए हो, लास्ट में उपेंद्र कुशवाहा भी खेल गए जी। इससे सिंपैथी मिल जाएगा। ये भी हो सकता है। तो रमेश कुशवाहा इस तरफ आते हैं तो बहुत शॉकिंग नहीं है ये फैसला, क्योंकि सिवान की राजनीति है और यहाँ से कटता है टिकट। आप समझ ही रहे किसका टिकट कटा है? बिल्कुल। कविता सिंह का यहाँ से टिकट कटा है। हार्डकोर नेता अपने समय में होता है। वो फ़ोन हमको आया था बहुत दिन पहले, चलाए थे हमारे होनहार रिपोर्टर रत्नेश पांडे जी कि उनका टिकट कट सकता है। सिवान से हैं जी और भारत लाइव के रिपोर्टर हैं तो अपनी पकड़ जहाँ रहते हैं वहाँ मजबूत रखते हैं। तो उन्हें खबर चलाई, मुझे 4-5 फ़ोन आए थे जी। एक व्यक्ति तो बेतुका मतलब बात करने लगा कि यार कैसे चला देते हो यार, कहा मजा आया। 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि लगभग टिकट कटा हुआ है इनका जी और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब कट गया तो मजा लीजिए जी। अरे उस तो सीटवे यही इसलिए बना है, ओम प्रकाश से लेकर कविता सिंह, मैंने कुर्बानी लेता रहा। कुर्बानी अल्लाह को पसंद है कुर्बानी जी। आइए टूना पांडे कुर्बानी हो गई, कुर्बानी तो कुर्बानी हो रहा है, खाली साहबुद्दीन की कुर्बानी हो गई, कल सुने कि उनकी पत्नी की भी कुर्बानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी टिकट शायद वापस कर दी। एक खबर ये भी चल रही थी नमन जी कि उनको शायद लालू प्रसाद ने बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया है। बड़ी तेजी से ये खबर चल रहा था। हाँ हो सकता है, वो ऐसी संभावनाएं हैं। पर अगेन दिस प्रूव्स कि रामेश्वर कुशवाहा अलग को एक और कुशवाहा जी ये भी इधर से उधर कर रहे हैं। अब जिधर कुशवाहा की कब्रगाह है उस तरफ ही जा रहे हैं जी। तो हम लोग तो ये नहीं कहेंगे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि लॉटरी तो लगी रमेश कुशवाहा के रमेश कुशवाहा की पत्नी को उनको टिकट मिला। जाने तो ये वाले नहीं थे लेकिन चले गए ये भी साथ। जी जी जी। चौथे नंबर पे वीणा देवी का नाम आता है। वैशाली से सांसद ही वर्तमान में हैं और ये पहले पशुपति कुमार पारस के साथ चली गई थी, जो 5 सांसद गए थे साथ में जी। लंबे समय तक वो रही भी सत्ता के साथ, लेकिन अंतिम समय में करीब 6-7 महीनों से लगातार वो चिराग पासवान की, हो सकता है कि उनके भीड़ को देख करके, उनका श्रम देख करके, उनके मेहनत देख करके, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो देख करके उनके साथ मंचों पर नजर आने लगी थी। वीणा देवी बहुत पैर में गिरने के लिए तैयार थी जी। वीणा देवी जितना जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा करने के लिए तैयार थी जी। 20-25 बार मिली, मंचों पर थी। चिराग पासवान ने उन्हें स्वीकार तो कर लिया दल में, लेकिन दिल में स्वीकार नहीं किया था जी। कई बार उन्होंने मंच से ही दावा किया कि हमको टिकट मिलेगा। उसी वक्त वैशाली के मंच पर 8 उम्मीदवार थे जी, उसमें एक वो भी थी। तो निश्चित तौर पर उनका दावा था, लेकिन जो उन्होंने किया था चिराग पासवान के साथ धोखा, उसके बाद ये संभावनाएं बहुत जीवित नहीं थी। तो क्या लगता है कि ये जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम जो अंतिम और भी इसमें प्रत्याशियों के नाम है जी। कुछ प्रत्याशियों के नाम हम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर हैं। अब जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा के एक प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ मेहता जी, वो भी आरजेडी में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, मेरे पास लंबी लिस्ट है।
उस लिस्ट में से भी कुछ नाम पढ़ देते हैं। देखिए वैद्यनाथ मेहता का नाम है, अच्छा एक नाम तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ये नाम तो बताना ही नहीं है। इसका भाई हो जाए फाइनल तब ना जी। अभी ना फाइनल वाले बता देंगे तो फिर निर्माली पलट गया तो फिर लोग कहेंगे अरे क्या खबर कर देते हैं, खबर आप सब नहीं, बैद्यनाथ मेहता का तो आपके पास जो जानकारी है वो पूरी तरह से पुख्ता जानकारी है कि बैद्यनाथ मेहता को इसके बाद एक संपर्क दो किया नाम गया। है जो कंफर्म नहीं है, वो आज से कल तक वो कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, चुनाव के माहौल बदले हैं और सीट शेयरिंग के समझौता के बाद भी अगर नामों की घोषणा नहीं हुई है तो उसका असर एनडीए गठबंधन पर पड़ रहा है। और अगर ये स्थिति इसी तरह से रही, लोगों का इसी तरह से जाना आना शुरू रहा, तो निश्चित रूप से मोदी और नीतीश को झटका लग सकता है।